1919 का समय, प्रथम विश्व युद्ध का अंत होता है और यहीं पर जीत होती है एलाइड पावर की। एलाइड पावर सेंट्रल पावर को बुरी तरीके से हरा देता है और इसी तरीके से यहाँ पर जश्न मनाया जाता है प्रथम विश्व युद्ध की जीत का एलाइड पावर द्वारा। लेकिन इसी एलाइड पावर की जीत के साथ एक बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी करी जाती है जर्मनी के लिए, क्योंकि सारा का सारा ढींढरा थोप दिया जाता है प्रथम विश्व युद्ध का जर्मनी के ऊपर और जर्मनी के साथ ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा एक संधि साइन कराई जाती है जिसे कहते हैं वर्साई की संधि। और इसी वर्साई की संधि से बीज बो दिए जाते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के। और यहीं पर जन्म होता है एक ऐसी सोच वाले आदमी का जिसके वजह से आगे पूरी दुनिया दहलने वाली थी। It is difficult to track down one single event that sparked the conflict, for ultimately it was a series of events that conspired together to eventually light the flame of war. The world's most hated treaty, the Treaty of Versailles, thus starting World War II in 1939. The whole world is against Hitler and Hitlerism. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गुरुकुल शिक्षा में। दोस्तों अभी तक तो आपको पता लग गया होगा जो ये अगला सेशन हम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं हम वर्ल्ड वॉर 2 की तरफ। दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध जीतने के बाद संधि की जाती है वर्साई की संधि, जिसमें पूरा का पूरा जिम्मेदारी जर्मनी के ऊपर डाल दी जाती है कि प्रथम विश्व युद्ध जर्मनी के वजह से हुआ, जबकि किसके वजह से हुआ था? ऑस्ट्रिया और सर्बिया के वजह से। लेकिन इसकी सारी जिम्मेदारी थोप दी जाती है जर्मनी के ऊपर। दरअसल ये चाल होती है ब्रिटेन और फ्रांस की। ये एक ऐसी चाल होती है क्योंकि जर्मनी इनके साथ एक ऐसा कॉम्पिटिटर कंट्री थी जो इनके साथ साथ उभर रही थी और ये इतने जल्दी से उभर ना पाए, इसलिए इनके ऊपर एक शांति संधि बोलने के लिए तो ये शांति संधि थी, लेकिन ये एक ऐसी संधि थी जिसके कारण से जर्मनी की पूरी इकोनॉमी डाउन हो गई। इस संधि के अंदर कुछ ऐसे सैंक्शंस, कुछ ऐसे फाइन जर्मनी पे लगाए गए थे जिसकी भरपाई उसने 2000 यानी कि अक्टूबर 2010 में करी थी। ऐसी भरपाई इसने की थी। साथ ही फ्रांस ने इस युद्ध में जितने भी खर्चा किया था इसका सारा खर्चा जर्मनी को उठाना था। कुछ शर्तें ऐसी रखी गई कि जर्मनी अपना विस्तारवाद नहीं कर सकता, अपनी आर्मी नहीं रख सकता, अपनी एयरफोर्स नहीं रख सकता। कुछ इस तरीके से सैंक्शन लगा दिए जाते हैं जर्मनी के ऊपर। लेकिन इसी सैंक्शन से पूरे जर्मनी के अंदर अराजकता फैल जाती है क्योंकि इस समय तक लोगों के अंदर भूखमरी और बेरोजगारी फैल गई थी, जिसके कारण से पूरा जर्मनी तबाह होने वाला था। लेकिन जर्मनी के तबाह होने से पहले यहाँ पर एक आदमी आता है, एक आदमी की एंट्री होती है जिसके वजह से पूरी हिस्ट्री बदल जाती है और ये आदमी होता है एडोल्फ हिटलर, जिसने जर्मनी को एक ऐसे मुकाम पे पहुंचा दिया था, यानी कि आपके 1931 से 1940 के बीच में जर्मनी को एक ऐसे मुकाम पे पहुंचा दिया था जिस मुकाम पे जर्मनी कभी सोच भी नहीं सकता था कि पूरे यूरोप में अपना कब्जा करके रख देगा। एडोल्फ हिटलर जिस समय थे उस समय जर्मनी में चांसलर हुआ करते थे हिंडनबर्ग जिस समय चांसलर हुआ करते थे, हिटलर ने पूरा के पूरी जिम्मेदारी थोप दी इनके ऊपर कि इनको वर्साई की संधि साइन नहीं करनी चाहिए थी, जिसकी वजह से आज हमारा जर्मनी इस कागार पर पहुंच गया है। लेकिन इस सोच को लेकर, कैसी सोच? हिटलर द्वारा ऐसी सोच रखी गई थी, यानी कि वर्साई की संधि के कारण जर्मनी के जो भी हालात हुए हैं इसके पीछे ज्यूज का हाथ है और साथ ही ऐसे एंटी सोशलिज्म लोगों का हाथ है जिसके वजह से जर्मनी की कुछ इस तरीके से हालात हुई है। तो एडोल्फ हिटलर 1935 में जर्मनी का तख्ता पलट कर देता है और खुद को जर्मनी का डिक्टेटर घोषित कर देता है और यहीं पर से किस्मत बदल जाती है जर्मनी की। दोस्तों जर्मनी में हिटलर द्वारा ऐसे लोगों को मार दिया जाता है जो जर्मनी के खिलाफ बोला करते थे, जो जर्मनी के अंदर रहकर भी जर्मनी के खिलाफ बोला करते थे और साथ ही वो अपने विस्तारवाद जैसी सोच को रखना चाहता था जिसके कारण से जर्मनी उभर सकता था। सबसे पहले यहाँ पर इनकी नज़र पड़ती है ऑस्ट्रिया देश के ऊपर। ऑस्ट्रिया देश के जो आपके चांसलर थे उनका नाम था कर्ट सूसनिक। ये एक तरह से दोस्त हुआ करते थे एडोल्फ हिटलर के। जब तक जर्मनी के ऑस्ट्रिया के ऊपर कब्जा करने की बात सूसनिक तक पहुंचती है तो सूसनिक ज़्यादा खून खराबा चाहते नहीं थे और पहले ही उन्होंने यह सोचा कि जनता से ही पूछ लिया जाए कि वो जर्मनी के साथ जाना चाहते हैं कि अपना एक अलग राष्ट्र बनाना चाहते हैं। वो ये क्वेश्चन इसलिए उनसे पूछते हैं, यानी कि ये वोट इसलिए उनसे करवाते हैं क्योंकि ऑस्ट्रिया के अंदर अभी भी जर्मनी के काफ़ी लोग रहा कर रहे थे और इसी के साथ साथ उनके यानी कि एडोल्फ हिटलर के फॉलोवर्स भी ऑस्ट्रिया के अंदर काफ़ी तेजी से फैलते जा रहे थे। जब तक इस चुनाव की खबर पहुंचती है हिटलर को, तब तक हिटलर अपना पूरा काफिला लेके यानी कि अपना पूरा मिलिट्री पावर लेके पहुंच जाता है ऑस्ट्रिया की तरफ।
पर ऑस्ट्रिया के चांसलर सूसनिक बिल्कुल भी खून खराबा नहीं चाहते थे। इसके साथ ही वो अपने प्रधानमंत्री यानी कि चांसलर के पद से इस्तीफा दे देते हैं और ऑस्ट्रिया यहाँ पर स्वतंत्र देश नहीं होता है और मिल जाता है जर्मनी के अंदर। इसके बाद जब जर्मनी आगे बढ़ता है, जर्मनी आगे बढ़ते बढ़ते इसके रास्ते में आता है चेकोस्लोविया। चेकोस्लोविया एक ऐसा देश था जो अपनी सीमा लगाने के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग यानी कि अत्यधिक संख्या में लोग जर्मनी भाषा बोलने वाले लोग थे। साथ ही हिटलर की सोच कुछ ऐसी भी थी कि जितने भी जर्मनी बोलने वाले जितनी भी कंट्रीज हैं इनको सबको जर्मन के साथ मिल जाना चाहिए और इसको एक अलग कंट्री यानी कि एक सुपर पावर बनानी चाहिए। और इसी के साथ वो सबके सब फॉलोवर्स हो गए थे एडोल्फ हिटलर के। और यहाँ पर जैसे ही हिटलर चेकोस्लोविया पहुंचता है, इसी समय एंट्री होती है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चाहते थे कि पहले विश्व युद्ध की तरह कोई भी खून खराबा ना हो, इसलिए वो चेकोस्लोविया की एक ट्रीटी साइन करते हैं जर्मनी के साथ यानी कि हिटलर के साथ। और उस ट्रीटी में ऐसा लिखा जाता है कि जर्मनी बोलने वाले यानी कि जर्मनी वाली जितनी जगहें हैं, जर्मनी से जितने भी एरिया लग रहे हैं यानी कि बॉर्डर से जितने भी एरिया लग रहे हैं जहाँ पर जर्मनी बोलने वाले लोग हैं, वो सभी जर्मनी के अंदर मिला दिए जाएंगे। लेकिन बाद में हिटलर बाकी चेकोस्लोविया पर हमला नहीं करेगा। कुछ इस तरीके से ट्रीटी साइन कराई जाती है। उस समय तो ट्रीटी साइन होती है, लेकिन इस ट्रीटी को 6 महीने भी नहीं होते हैं, हिटलर चेकोस्लोविया को पूरी तरीके से अपने कब्जे के अंदर ला देता है। और यहीं पर शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर 2 की, जिसमें ब्रिटेन के साथ साउथ अफ्रीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इस तरह के देश भी जर्मनी के ऊपर युद्ध थोप देते हैं। और युद्ध थोपने के साथ साथ ये एक ऐसा युद्ध होता है जो केवल एक डराने के लिए यानी कि जर्मनी को डराने के लिए ये युद्ध की घोषणा की गई थी। इसके साथ ही हिटलर को इस बात से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, इस डर से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है और वो इस चीज़ को इग्नोर कर देता है। तो स्लोविया में कब्जा करने के बाद जर्मनी आगे बढ़ता है पोलैंड की तरफ। जैसे ही जर्मनी पोलैंड पर कब्जा करने वाला तो होता है, इसके दूसरी तरफ से खड़ा होता है यूएसएसआर यानी कि रसिया। और रसिया भी पोलैंड पर कब्जा करना चाहता था क्योंकि इसकी एक मान्यता थी कि बहुत साल पहले पोलैंड भी रसिया का एक हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, तो इस तरीके से ये दो आपस में क्या करते हैं, एक ट्रीटी साइन करते हैं यानी कि कौन, आपका जर्मनी और यूएसएसआर। और यूएसएसआर के इस समय चांसलर होते हैं जोसेफ स्टैलिन। और स्टैलिन यहाँ पर हिटलर के साथ एक ऐसा एग्रीमेंट साइन करते हैं जिसमें वो आधा आधा हिस्सा करके पोलैंड का रख लेते हैं यानी कि आधा हिस्सा रसिया के पास जाता है और आधा हिस्सा जर्मनी के पास जाता है। पोलैंड को वो आसानी से हरा देते हैं। पोलैंड को इसलिए आसानी से हरा देते हैं क्योंकि पोलैंड की सेना बहुत ही कमजोर सेना रहती है। ये अभी भी यहाँ पर घुड़सवारों का यूज कर रही थी, लेकिन जर्मनी की सेना इतनी खतरनाक सेना थी। हम इसकी सेना इस तरीके से समझ सकते हैं कि एडोल्फ हिटलर था, इसकी एक स्ट्रैटेजी हुआ करती थी ब्लिट्ज स्ट्रैटेजी। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी थी कि ब्लिट्ज का मतलब होता है बिजली की तरह चढ़ना, यानी कि बिजली की तरह किसी देश पर हमला किया जाए। यानी कि इसकी सोच थी कि किसी भी युद्ध को ज़्यादा समय तक ना चलाया जाए, यानी कि 4 से 5 दिन के अंदर किसी भी युद्ध को खत्म कर दिया जाए, जिसके अंदर जर्मनी की एयरफोर्स और जर्मनी की आर्मी एक साथ हमला करती थी। और एक साथ हमला करने के कारण 4 दिन से भी कम समय में ये किसी भी देश को अपने कब्जे में ला देती थी। ये सही सुना आपने, एयरफोर्स जिसको हम लुफ्तवाफे कहते थे। चौंकने वाली बात इसलिए थी, यानी कि एयरफोर्स नाम का शब्द चौंकने वाली बात इसलिए थी क्योंकि वर्साई की संधि में जर्मनी को एयरफोर्स रखने की पूरी तरीके से पाबंदी थी, लेकिन फिर भी जर्मनी ने अपने कई संख्या में अपने एयरक्राफ्ट बनाए, संख्या में अपने युद्धक विमान बनाए जो क्या थे, बम बरसाने के काम करा करते थे। यहाँ पर पोलैंड पे तो आसानी से कब्जा कर लिया था, लेकिन इनकी असली नज़र थी उत्तरी देशों पे, यानी कि आपके नॉर्वे, फिनलैंड, इन देशों पे। जैसे ही यहाँ पर फिनलैंड पर जर्मनी कब्जा करने वाला होता है, उससे पहले यहाँ पर यूएसएसआर की नज़र पड़ जाती है फिनलैंड पर, क्योंकि ये जोसेफ स्टैलिन के घर के, यानी कि जो आपका बॉर्डर वाला इलाका था फिनलैंड और यूएसएसआर का, इसके 50 किलोमीटर की दूरी पे जोसेफ स्टैलिन का घर था। अब यहाँ पर इनकी सिक्योरिटी नज़रअंदाज हो जाती क्योंकि स्टैलिन को बिल्कुल भी भरोसा नहीं था हिटलर के ऊपर, इसलिए ये एक डील साइन करते हैं फिनलैंड के साथ, जिसको फिनलैंड मानने से मना कर देता है कि अपना कुछ बॉर्डर शेयर हमको कर दो। जिसके बाद इनके साथ इनके बीच भी क्या होता है, काफ़ी युद्ध होता है, जो युद्ध 3 महीने तक चलता है, यानी कि फिनलैंड और आपके रशिया के बीच में। यहाँ पर जब ये युद्ध चल रहा होता है तो यहाँ पर कई तरीके से, मतलब ये भी एक क्या था, अनबैलेंस्ड युद्ध हुआ, यानी कि एक अनबैलेंस्ड वॉर थी यहाँ पर, जिसके वजह से क्या हो गया, आपका फिनलैंड हार गया। और फिनलैंड एक ट्रीटी साइन करता है जिसमें अपने बॉर्डर के कुछ इलाके आपके रशिया को दे देता है, लेकिन ये केवल एक डिस्ट्रैक्शन था। दरअसल जर्मनी कब्जा करना चाहता डेनमार्क और नॉर्वे पे, जो क्या कर देता है, अपनी ब्लिट्ज स्ट्रैटेजी के जरिए पूरी जगह पे क्या कर देता है, कब्जा कर देता है।
और इसी कब्जे को देखते हुए ब्रिटेन और फ्रांस सत्ते में आ जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं कि जिस तरीके से इनका हाल हुआ है, किसका, नॉर्वे का, स्वीडन का, डेनमार्क का, फिनलैंड का, ऑस्ट्रिया का, चेकोस्लोवेकिया का हाल हुआ है, उसी तरीके से ये हमारी बारी भी आएगी, यानी कि ब्रिटेन और फ्रांस की बारी भी आएगी। यहाँ पर नॉर्वे का प्रधानमंत्री भाग के चले जाते हैं ब्रिटेन की तरफ, और ब्रिटेन पर जिस समय यहाँ पर भाग के चले जाते हैं तो इनके प्रधानमंत्री जो चैम्बरलिन होते हैं वो ये बोल के इस्तीफा दे देते हैं कि इनके होते हुए ये अपने बगल यानी कि पड़ोसी देशों को ऐसे युद्ध से बचा नहीं पाया। इस तरह से क्या कर देते हैं, चैम्बरलिन अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, और यहीं पर पासा पलटने वाले प्रधानमंत्री की कहानी की शुरुआत होती है, जिसका नाम था विंस्टन चर्चिल। इसके साथ ही जिस तरीके से नॉर्वे यानी कि आधा यूरोप पे पूरा कब्जा हो गया था जर्मनी का, इसके बाद ये बढ़ते हैं फ्रांस के ऊपर, जैसे कि ब्रिटेन और फ्रांस ने सोचा ही था। जिस समय जर्मनी ऑस्ट्रिया पर और उसके बाद चेकोस्लोवेकिया पर कब्जा कर रहा था, उस समय ही फ्रांस ने समझ लिया था कि कभी ना कभी फ्रांस की बारी भी आएगी, और वो क्या कर देता है, इसके बॉर्डर यानी जर्मनी और फ्रांस के बीच में लगने वाले बॉर्डर पे कई बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर देता है। जिसके बाद भी एक प्लान जर्मनी द्वारा बनाया जाता है कि फ्रांस और ब्रिटेन को एक साथ खत्म करने का। इसमें इनके साथ देने वाले जो होते हैं वो होते हैं इटली के तानाशाह, और इटली के तानाशाह पूर्ण तरह मदद करते हैं जर्मनी की। उनका नाम था मुसोलिनी। मुसोलिनी की बदले की भावना थी जो ब्रिटेन और फ्रांस के खिलाफ थी, जिसमें पूरी मदद मुसोलिनी करता है जर्मनी की। जर्मनी के साथ साथ समय तक आप इसकी आर्मी की पावर का अंदाजा कुछ इस तरीके से लगा सकते हैं कि जर्मनी के पास इस समय से 2 से 3 हजार तक युद्धक विमान थे और 30 लाख तक की सेना थी। पर जर्मनी द्वारा एक प्लान बनाया जाता है जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस के सेनाओं को एक साथ हराने का यहाँ पर क्या बनाया जाता है, प्लान बनाया जाता है, और यही युद्ध बैटल ऑफ फ्रांस के नाम से जानी जाती है, जिसके अंदर हिटलर ने पूरी फ्रांस को उसके घुटने पे ला दिया था। अब यहाँ पर ब्रिटेन और फ्रांस की एलाइड फोर्स जो करीबन 4 लाख की फोर्स थी, वो डंकर के पोर्ट पे घिर गई थी 3 ओर से जर्मन की सेनाओं द्वारा, और जर्मन की सेनाओं द्वारा थोड़ा थोड़ा करके इनके ऊपर अटैक होता रहता है। अब यहाँ पर सवाल था इन 4 लाख लोगों को बचाना, यानी कि 4 लाख की सेना को बचाना, क्योंकि अगर ये 4 लाख की सेना मारी जाती तो ब्रिटेन और फ्रांस पूरी तरीके से कब्जे में आ जाता हिटलर की। लेकिन विंस्टन चर्चिल द्वारा एक ऑपरेशन चलाया जाता है जिसका नाम होता है ऑपरेशन डायनामो। ये ऑपरेशन के तहत ब्लिट्ज स्ट्रेटेजी को पूरी तरह से खत्म करना था, क्योंकि यहाँ पर से क्या करे गए, ब्रिटेन की एयरफोर्स को भेजा गया, जिसमें ब्रिटिश एयरफोर्स को ये आदेश दिया रहता है कि आप डिस्ट्रैक्ट करो जर्मनी एयरफोर्स को, और जर्मनी एयरफोर्स को डिस्ट्रैक्ट करते ही नीचे से इन सेनाओं की मदद के लिए बोटें भेजी जाएंगी। ये बोट ऐसी बोट थी जो कि ऐसी थी लोकल मछुआरों की बोट थी, यानी कि ये इंग्लिश चैनल में चलने वाली ऐसी बोट थी जो मछलियां वगैरह पकड़ा करती थी। लेकिन जिस समय ये जा रही थी, नीचे से जा रही थी, इस समय भी काफ़ी ज़्यादा हमले होते हैं और 3,33,000 लोगों को यहाँ पर बचा लिया जाता है। लेकिन कई लोग यहाँ पर भी मारे जाते हैं। साथ ही 22 जून 1940 को फ्रांस सरेंडर कर देता है जर्मनी के सामने, यानी कि फ्रांस पे भी पूरा कब्जा हो जाता है जर्मनी का। इस समय तक यूरोप में केवल 3 ही मुख्य देश बचे थे, जो था आपका ब्रिटेन, जर्मनी और यूएसएसआर, और यहाँ पर जर्मनी का कब्जा हो जाता है आधे यूरोप के अंदर। आधे यूरोप के अंदर, यानी कि जर्मनी अगर इसी समय अपना युद्ध रोक देता तो इसी समय जीत हो जाती पूरी तरीके से जर्मनी की। तो आगे ऐसा क्या हुआ कि जर्मनी को मुंह की खानी पड़ी, साथ ही अमेरिका को बीच में आना पड़ा, और ये युद्ध पूरा वर्ल्ड वॉर में चेंज हो गया। तो दोस्तों, इस वीडियो का यहाँ पर अंत करते हैं। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, साथ ही हम इस वीडियो को दूसरा पार्ट लेके आएंगे और जल्दी ही लेके आएंगे। तो दोस्तों, अगले सेशन में मिलते हैं। जय हिंद।